सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू यूट्यूब चैनल योर इंजीनियरिंग फैन। और ये है आपका लेक्चर नंबर 4। और आज के इस लेक्चर में जो टॉपिक्स हम लोग डिस्कस करने वाले हैं वो टॉपिक्स हैं एक्सप्रेशन एंड असाइनमेंट स्टेटमेंट्स, जिसमें हम अरिथमेटिक एक्सप्रेशन को देखेंगे। देन हम ओवरलोडेड ऑपरेटर्स को देखेंगे। देन टाइप कन्वर्जन देखेंगे। देन रिलेशनल एंड बूलियन एक्सप्रेशंस को देखेंगे। और उसके साथ असाइनमेंट स्टेटमेंट्स को देखेंगे। और उसके बाद स्टेटमेंट लेवल कंट्रोल स्टेटमेंट्स को देखेंगे, जिसमें हम तीन टाइप ऑफ कंट्रोल स्टेटमेंट को देखेंगे। फर्स्ट सिलेक्शन स्टेटमेंट, इटरेटिव स्टेटमेंट्स एंड अनकंडीशनल ब्रांचिंग। सो बिना टाइम वेस्ट किए हम स्टार्ट करते हैं आज के फर्स्ट टॉपिक से, एक्सप्रेशन एंड असाइनमेंट स्टेटमेंट, जिसमें हम अरिथमेटिक एक्सप्रेशन को देखते हैं। आज का फर्स्ट टॉपिक है अरिथमेटिक एक्सप्रेशन। जैसा कि आपको नाम सुनने से लग रहा होगा कि अरिथमेटिक एक्सप्रेशन, दैट मीन्स कि जो भी अरिथमेटिक रिलेटेड ऑपरेशंस हम लोग परफॉर्म करते हैं उसे हम लोग अरिथमेटिक ऑपरेशंस के ऑपरेशन एक्सप्रेशन के फॉर्म में रखते हैं। मीन्स कि नंबर्स ऑफ ऑपरेंड्स और नंबर ऑफ अरिथमेटिक ऑपरेटर्स यूज करके जो एक्सप्रेशन हम लोग क्रिएट करते हैं उसे हम लोग अरिथमेटिक एक्सप्रेशन बोलते हैं। जैसा कि आप स्क्रीन पे एक एग्जाम्पल देख रहे होगे, जिसमें 2.5 प्लस 6.6 माइनस 2 इंटू टू इक्वल टू 4.5 है। यहाँ पे जो 2.5 प्लस 6 माइनस 2 इंटू टू, ये क्या है? यही है आपका अरिथमेटिक एक्सप्रेशन, जहां पे हम लोग क्या कर रहे हैं, डिफरेंट टाइप्स ऑफ अरिथमेटिक ऑपरेटर्स को यूज कर रहे हैं और डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑपरेंड्स को यूज कर रहे हैं। डिफरेंट टाइप्स ऑफ अरिथमेटिक ऑपरेटर्स कौन कौन से हैं अपने? एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, मॉड्यूलस। दैट मीन्स कि जब हम डिफरेंट टाइप्स ऑफ अरिथमेटिक ऑपरेटर्स का यूज करके और उसके साथ मल्टीपल ऑपरेंड्स को यूज करके कोई एक्सप्रेशन को क्रिएट करते हैं, देन उस एक्सप्रेशन को हम लोग अरिथमेटिक एक्सप्रेशन कहते हैं। और एक अरिथमेटिक एक्सप्रेशन जो भी हमारा होता है, उसको एग्जीक्यूट करने के बाद जो हमें एक्चुअल वैल्यू मिलता है, वो हमारा अरिथमेटिक एक्सप्रेशन का वैल्यू होता है, मतलब उसका रिजल्ट होता है। वैसे ही बहुत सारा टाइप का हम लोग अरिथमेटिक एक्सप्रेशन क्रिएट कर सकते हैं बाय यूजिंग कॉम्बिनेशन। इसके नंबर ऑफ अरिथमेटिक ऑपरेटर्स और ऑपरेंड्स के कॉम्बिनेशन के को क्रिएट करके हम लोग नंबर्स ऑफ अरिथमेटिक ऑपरेशन को एक्सप्रेशन को क्रिएट कर सकते हैं और उसका एक रिजल्टेंट वैल्यू को गेट कर सकते हैं। मतलब मतलब कि एक एग्जैक्ट वैल्यू को हम लोग एक्सेस कर सकते हैं। अरिथमेटिक एक्सप्रेशन का बस यही फंडा था, जहां पे हम लोग डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑपरेंड्स को यूज करके और डिफरेंट टाइप्स ऑफ अरिथमेटिक ऑपरेटर्स को यूज करके एक एक्सप्रेशन क्रिएट करते हैं और उस एक्सप्रेशन को सॉल्व करके एक वैल्यू को अचीव करते हैं। देन नेक्स्ट टॉपिक है आपका ओवरलोडेड ऑपरेटर्स। यहाँ पे क्या हो रहा है कि हम लोग ऑपरेटर्स को ओवरलोड कर रहे हैं। ऑपरेटर्स कौन से होते हैं? जैसे हमने देखा है यहाँ पे अभी नेक्स्ट प्रीवियस स्लाइड में हमने देखा था प्लस माइनस मल्टीप्लीकेशन, वो क्या थे? बहुत डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑपरेटर्स थे। जब हमें एक ही ऑपरेटर्स को यूज करके डिफरेंट टाइप्स ऑफ टास्क को परफॉर्म करना है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ फंक्शनैलिटी को अचीव करना है, उसके लिए हम लोग ऑपरेटर ओवरलोडिंग का यूज करते हैं। ऑपरेटर ओवरलोडिंग का मतलब क्या है कि सेम टाइप का ऑपरेटर को यूज करके डिफरेंट टाइप्स ऑफ टास्क को परफॉर्म करना है। दैट मीन्स कि उसी ऑपरेटर को हम लोग यूज कर रहे हैं, मतलब मान लो कि प्लस ऑपरेटर को ही यूज कर रहे हैं हम लोग एडिशन करने के लिए, प्लस ऑपरेटर को ही यूज कर रहे हैं डिफरेंट टाइप ऑफ ऑपरेशन करने के लिए। लाइक दो स्ट्रिंग को कंबाइन करने के लिए प्लस ऑपरेटर का ही यूज हो रहा है। लाइक मल्टीप्लीकेशन में क्या होता है, दो स्ट्रिंग को मल्टीपल टाइम्स एग्जीक्यूट करने के लिए हम लोग स्टार ऑपरेटर का यूज करते हैं। यहाँ पे क्या हो रहा है, सिमिलर टाइप्स ऑफ ऑब्जेक्ट को यूज करके उसी को ओवरलोड करके हम लोग अलग अलग टास्क को परफॉर्म कर रहे हैं। मतलब कि प्रेजेंस बस वहाँ एक ही प्रेजेंस है वहाँ ऑपरेटर का, बट उसी ऑपरेटर को यूज करके हम लोग डिफरेंट डिफरेंट टाइप को टास्क को परफॉर्म कर रहे हैं। जैसा कि आपको एक एग्जांपल में इस एग्जांपल में दिख रहा होगा, यहाँ मैंने एक ऑपरेटर नाम का फंक्शन लिया है। जब भी हम लोग ऑपरेटर ओवरलोडिंग करते हैं तो वहां पे हम लोग ऑपरेटर नाम का फंक्शन लेते हैं और उसके बाद जो ऑपरेटर को स्पेसिफाई करते हैं जिसे हम लोग को ओवरलोड करना है। तो यहाँ पे मैंने प्लस ऑपरेटर को ओवरलोड किया है, उसके लिए मैंने एक ऑपरेटर नाम का फंक्शन लिया है और उसके बाद उस प्लस ऑपरेटर का यूज करके उस फंक्शन के साथ एडिशन टास्क को परफॉर्म किया है। तो होप करता हूँ कि आपको ऑपरेटर ओवरलोडिंग अच्छे से समझ में आ गया होगा। ऑपरेटर ओवरलोडिंग में बेसिकली हम लोग एक ऑपरेटर का यूज करते हैं और उसी ऑपरेटर का यूज करके डिफरेंट डिफरेंट टास्क को परफॉर्म करते हैं, जिसे हम लोग ओवरलोडिंग कहते हैं।
और इसमें जब भी हम लोग ऑपरेटर ओवरलोडिंग का यूज करते हैं उसके लिए हम लोग को ऑपरेटर नाम का फंक्शन को क्रिएट करना होता है और उसके साथ उस ऑपरेटर को स्पेसिफाई करना होता है जिसे हम लोग ओवरलोड करना चाहते हैं। देन नेक्स्ट टॉपिक है आपका टाइप कन्वर्जन। जैसा कि आपको नाम से मालूम चल रहा होगा टाइप कन्वर्जन मतलब क्या, इसमें हम लोग एक टाइप को दूसरे टाइप में कन्वर्ट करते हैं। इसका बेसिक फंडा यही है कि जब हमें किसी एक डेटा टाइप को दूसरे डेटा टाइप में कन्वर्ट करना हो तो इसी प्रोसीजर को हम लोग टाइप कन्वर्जन बोलते हैं। किसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में जब हमें टाइप कन्वर्जन के टास्क को परफॉर्म करना हो तो उसे हम दो तरीके से कर सकते हैं। फर्स्ट है आपका इम्प्लिसिट टाइप कन्वर्जन, देन नेक्स्ट है आपका एक्सप्लिसिट टाइप कन्वर्जन। जब भी हमें किसी बड़े डेटा टाइप से छोटे डेटा टाइप में कन्वर्ट करना है, लाइक मान लो कि अगर आपको इंटीजर से लॉन्ग है, मान लो कि आपके पास एक लॉन्ग नाम का वेरिएबल है और उसमें क्या है कि उसके डेटा टाइप को लॉन्ग को आपको शॉर्ट में कन्वर्ट करना है। दैट मीन्स कि जब भी एक बड़े डेटा टाइप से छोटे डेटा टाइप की तरफ मूव करना है, छोटे डेटा टाइप में कन्वर्ट करना है, तो उसके लिए हम लोग इम्प्लिसिट टाइप कन्वर्जन कहते हैं। ये टाइप कन्वर्जन ऑटोमेटिकली परफॉर्म होता है, जो हमारा सिस्टम ऑटोमेटिक परफॉर्म कर देता है। ये बेसिक फंडा है। दैट मीन्स कि अगर मान लो एक कैपेसिटी 50 कैपेसिटी का रूम है, उसमें अगर हम मुझे 10 आदमी को फिट करना है तो वो आसानी से ऑटोमेटिक फिट हो जाएंगे। उसके लिए हमें कोई एक्सटर्नल एफर्ट नहीं लगाना पड़ेगा कि उस 10 मेंबर को हमारे उस 50 मेंबर के रूम में शिफ्ट करने के लिए। वैसे ही यहाँ पे भी हो रहा है, वही कॉन्सेप्ट यूज हो रहा है कि यहाँ पे इम्प्लिसिट टाइप कन्वर्जन में क्या हो रहा है, जब भी हमें एक लॉन्ग डेटा टाइप को शॉर्ट डेटा टाइप में कन्वर्ट करना है तो हमें एक आसानी से टास्क को परफॉर्म कर सकते हैं। और इसका डायरेक्ट अपोजिट है अपना एक्सप्लिसिट टाइप कन्वर्जन। यहाँ पे क्या होता है, एक छोटे डेटा टाइप को हम लोग बड़े डेटा टाइप में कन्वर्ट करते हैं। यहाँ पे क्या हो रहा है, उसका अपोजिट हो रहा है। शॉर्ट डेटा टाइप को हम लोग लॉन्ग में कर रहे हैं। मान लो कि 50 मेंबर का जो रूम है, मान लो कि 10 मेंबर का रूम है, उसमें हम लोग 50 मेंबर को फिट करने की कोशिश कर रहे हैं, जिसमें क्या होगा, उसमें प्रॉब्लम होगा। बट यहाँ पे हम लोग प्रोग्रामिंग लैंग्वेज से फोर्सली उस टास्क को परफॉर्म कर सकते हैं, जिसे हम लोग एक्सप्लिसिट टाइप कन्वर्जन बोलते हैं। तो इम्प्लिसिट और एक्सप्लिसिट टाइप कन्वर्जन का यही बेसिक फंडा था, जहां जब हमें छोटे डेटा टाइप से बड़े डेटा टाइप की तरफ मूव करना हो, दिन के उसके लिए हम लोग एक्सप्लिसिट टाइप कन्वर्जन यूज करते हैं। जब हम लोग को बड़े डेटा टाइप से छोटे डेटा टाइप की तरफ मूव करना हो, कन्वर्ट करना हो, तो उसके लिए हम लोग इम्प्लिसिट डेटा टाइप का यूज करते हैं, इम्प्लिसिट टाइप कन्वर्जन का यूज करते हैं। देन नेक्स्ट टॉपिक है आपका रिलेशनल और बूलियन एक्सप्रेशन। रिलेशनल और बूलियन एक्सप्रेशन क्या होता है? रिलेशनल एक्सप्रेशन एक ऐसा एक्सप्रेशन होता है जिसमें हम लोग नंबर ऑफ रिलेशनल ऑपरेटर्स को यूज करते हैं। रिलेशनल ऑपरेटर बेसिकली यूज होता है जब एक से ज्यादा ऑपरेंड्स के बीच में हमें किसी टाइप का रिलेशन को चेक करना हो। मान लो हमारे पास पर्सन ए है, पर्सन बी है, अगर हमें दोनों पर्सन के बीच के कोई रिलेशन को चेक करना है, लाइक मान लो कि पर्सन ए के एज को चेक करना है, पर्सन बी के एज को चेक करना है, तो वहां हम लोग किसी ऑपरेटर की हेल्प से उस टास्क को परफॉर्म कर सकते हैं। लाइक अगर पर्सन 1 का एज अगर पर्सन 2 के एज से ग्रेटर है, देन हम लोग वहां पे ग्रेटर ग्रेटर ऑपरेटर का यूज करते हैं, ग्रेटर देन ऑपरेटर का। अगर कम है तो लेस देन ऑपरेटर का, अगर बराबर है और उससे थोड़ा कम है तो ग्रेटर देन इक्वल टू, लेस देन इक्वल टू। वैसे डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑपरेटर, रिलेशनल ऑपरेटर्स हैं, जिसको हम लोग यूज करके मोर देन वन ऑपरेंड्स के बीच में हम लोग किसी भी टाइप के रिलेशंस को चेक कर सकते हैं। उसे ही हम लोग रिलेशनल ऑपरेटर्स या एक्सप्रेशन कहते हैं, जहां पे हम लोग एक ऐसा एक्सप्रेशन क्रिएट करते हैं जो कि एक से ज्यादा ऑपरेंड्स के बीच में रिलेशन को चेक करता है। किसकी हेल्प से? ऑपरेटर्स, रिलेशनल ऑपरेटर्स की हेल्प से। जैसा आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा, बहुत सारे रिलेशनल ऑपरेटर्स यहाँ दिए हुए हैं, लाइक ग्रेटर देन, लेस देन इक्वल टू, ग्रेटर देन इक्वल टू। ये डिफरेंट टाइप्स ऑफ रिलेशनल ऑपरेटर हैं जिसको यूज करके हम लोग एक रिलेशनल एक्सप्रेशन को जनरेट कर सकते हैं। वैसा ही आपका बुलियन एक्सप्रेशन है। जब भी हमें जब भी हमें किसी ट्रू या फॉल्स वैल्यू को रिटर्न करना हो तो उसके लिए हम लोग बुलियन एक्सप्रेशन का यूज करते हैं। रिलेशनल ऑपरेटर के साथ हमेशा बुलियन एक्सप्रेशन क्यों यूज होता है? क्योंकि जब भी हम लोग रिलेशन चेक करेंगे, मान लो कि जब भी हम लोग पर्सन ए और पर्सन बी का जब भी हम लोग एज को चेक करेंगे, तो वहां पे जो भी वैल्यू रिटर्न होगी हमें ट्रू या फॉल्स के फॉर्म में रिटर्न होगी। अगर पर्सन ए का वैल्यू, अगर पर्सन ए का जो एज है वो पर्सन बी के एज से ग्रेटर है, देन हमें ट्रू वैल्यू वहां पे जनरेट होगी। अगर वो कम है, देन हमें फॉल्स वैल्यू जनरेट होगी। तो वही यहाँ पे क्या हो रहा है, हमें जो भी रिजल्टेंट आउटपुट मिल रहा है वो किसके फॉर्म में मिल रहा है? बुलियन एक्सप्रेशन के फॉर्म में मिल रहा है। दैट मीन्स हमें ट्रू या फॉल्स के फॉर्म में मिल रहा है।
तो रिलेशनल और बुलियन एक्सप्रेशन का यही बेसिक मीनिंग था, जहां पे हम लोग एक ऐसे एक्सप्रेशन को क्रिएट करते हैं जो कि नंबर्स ऑफ रिलेशनल ऑपरेटर्स को यूज करके और नंबर्स ऑफ ऑपरेंड्स को यूज करके एक एक एक्सप्रेशन जनरेट करे जो कि इन सब के बीच का रिलेशन को इन सब के बीच के रिलेशंस को जनरेट कर सके या स्पेसिफाई कर सके। वैसा ही और जो भी आउटपुट हमें मिलेगा वो किसके फॉर्म में मिलेगा, बुलियन के फॉर्म में मिलेगा। दैट मीन्स कि जो भी आउटपुट हम अचीव करेंगे वो इधर ट्रू के फॉर्म में मिलेगा हमें या फॉल्स के फॉर्म में मिलेगा। देन नेक्स्ट टॉपिक है आपका असाइनमेंट स्टेटमेंट्स। असाइनमेंट स्टेटमेंट बेसिकली एक ऐसा स्टेटमेंट है जिसकी हेल्प से हम लोग किसी भी वेरिएबल को कोई वैल्यू असाइन कर सकते हैं। जैसा कि आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा एक एग्जांपल, जहां पे एक स्कोर नाम का वेरिएबल है और वहां पे एक मैंने एक्सप्रेशन डिक्लेयर किया है और ये एक्सप्रेशन क्या हो रहा है, ये स्कोर नाम के वेरिएबल को असाइन किया जा रहा है। जो इक्वल टू साइन यहाँ पे दिख रहा है उसकी हेल्प से हम लोग किसी भी वेरिएबल को कोई वैल्यू असाइन करते हैं। यही जो टास्क परफॉर्म हो रहा है इसी को हम लोग असाइनमेंट बोलते हैं, जो कि जो एक्सप्रेशन का जो वैल्यू है वो हम किसे एलोकेट कर रहे हैं, किसको असाइन कर रहे हैं, स्कोर को असाइन कर रहे हैं। और जो भी असाइनमेंट का जो टास्क परफॉर्म होता है वो राइट टू लेफ्ट होता है, ना कि लेफ्ट टू राइट। तो हमेशा ये आपको याद रखना है कि जब भी हम लोग असाइन करते हैं कोई वैल्यू को किसी वेरिएबल को तो वो हमेशा राइट हैंड साइड से लेफ्ट हैंड साइड की तरफ जाता है, ना कि लेफ्ट से राइट की ओर। तो असाइनमेंट ऑपरेटर का असाइनमेंट स्टेटमेंट और असाइनमेंट एक्सप्रेशन का यही मतलब था कि जब हमें किसी वेरिएबल को कोई वैल्यू असाइन करना है तो उसके लिए हम लोग इक्वल टू ऑपरेटर का यूज करके उस वैल्यू को उस वेरिएबल को उस वैल्यू को असाइन कर सकते हैं। तो वही बेसिक फंडा था असाइनमेंट ऑपरेटर का, जहां हमने एक एग्जांपल भी देखा अभी स्कोर, और वहां पे हमने क्या किया, एक एक्सप्रेशन नाम के एक्सप्रेशन का जो वैल्यू होगा उस वैल्यू को हम लोग स्कोर वेरिएबल में असाइन करेंगे। देन नेक्स्ट टॉपिक है देन आपका नेक्स्ट टॉपिक है स्टेटमेंट लेवल कंट्रोल स्टेटमेंट, जिसमें सिलेक्शन स्टेटमेंट है, इटरेटिव स्टेटमेंट है, अनकंडीशनल ब्रांचिंग है। सो हम लोग फर्स्ट सिलेक्शन स्टेटमेंट से स्टार्ट करते हैं। सिलेक्शन स्टेटमेंट, जैसा कि आपको नाम सुनने से ही पता चल रहा होगा कि सिलेक्शन करना है। मान लो कि बहुत सारे कंडीशंस हमें दिए गए हैं, बहुत सारे हमारे पास ऑप्शंस है, उसमें से हमें सेलेक्ट कर लेना है, तो उसके लिए हम लोग सिलेक्शन स्टेटमेंट को यूज करते हैं। सिलेक्शन स्टेटमेंट बेसिकली कब यूज होता है, जब हमें किसी कंडीशन को चेक करके अगर उससे कंडीशन अगर उसने सेटिस्फाई किया उसके अकॉर्डिंग हमें कुछ सेलेक्ट करना है, उसके लिए हम लोग सिलेक्शन स्टेटमेंट का यूज करते हैं। तो चार तरह के सिलेक्शन स्टेटमेंट को हम लोग क्रिएट कर सकते हैं। फर्स्ट है आपका इफ स्टेटमेंट, जब हमें कोई एक कंडीशन को चेक करके कोई आउटपुट हमें लेना है, कोई कंडीशन को चेक करके कोई कोई एक्सप्रेशन को हम लोग को सॉल्व करके और उसका आउटपुट लेना है, देन हम लोग इफ स्टेटमेंट का यूज करेंगे। अगर हमें दो कंडीशन को चेक करना है, या तो ये नहीं तो ये, मतलब क्या, या तो ट्रू होगा तो ये, फॉल्स होगा तो वो, तो उसके लिए हम लोग इफ एल्स स्टेटमेंट का यूज होते हैं, जहां पे हम लोग दोनों कंडीशन चेक करते हैं कि ये ट्रू के रिजल्ट ट्रू होगा तब क्या रिजल्ट होगा और फॉल्स होगा तब क्या रिजल्ट होगा। तो उसके लिए हम लोग इफ एल्स स्टेटमेंट का यूज करते हैं। देन नेक्स्ट है आपका एल्स इफ स्टेटमेंट, जब हमें मोर देन वन कंडीशंस को चेक करना होता है, मतलब कि मल्टीपल कंडीशन मोर देन टू कंडीशंस को चेक करना है। लाइक कि पहला में हमने इफ को चेक कर लिया जिसके लिए ट्रू चेक किया, देन फॉल्स को चेक किया, अगर मैं हमें वैसे ही करके तीन चार वैल्यू को और चेक करना है, तीन चार कंडीशंस को और चेक करना है, तो उसके लिए हम लोग एल्स इफ स्टेटमेंट का यूज करते हैं। देन लास्ट है आपका नेस्टेड इफ स्टेटमेंट, अगर किसी एक इफ स्टेटमेंट के अंदर हमने एक और इफ स्टेटमेंट को यूज कर लिया, देन उसे हम लोग नेस्टेड इफ बोलते हैं। नाम से ही आपको मालूम चल रहा है नेस्टेड, दैट मीन्स कि एक ऐसा इफ स्टेटमेंट जो कि कोई दूसरे इफ स्टेटमेंट के अंदर में स्पेसिफाई हो, उसे हम लोग नेस्टेड इफ स्टेटमेंट बोलते हैं। आपको एक एग्जांपल स्क्रीन पे दिख रहा होगा, जगह बेसिक एग्जांपल है जहां पे हम लोग इफ स्टेटमेंट का यूज करके एक स्कोर को चेक कर रहे हैं कि वेदर ये जो स्कोर है वो ग्रेटर है 90 से या नहीं। अगर ग्रेटर रहा तो ग्रेड ए हो जाएगा, एल्स क्या हो जाएगा, यहाँ पे एल्स कंडीशन भी हम चेक कर रहे हैं। इफ एल्स इफ स्टेटमेंट यहाँ यूज हो रहा है, जहां पे हम लोग फिर से एक कंडीशन को चेक कर रहे हैं, फिर से एक एल्स इफ स्टेटमेंट यूज कर रहा है, जब तीसरा कंडीशन चेक हो रहा है। वैसा ही करके हम लोग मल्टीपल कंडीशंस को यहाँ पे चेक कर रहे हैं स्कोर के वैल्यू को। देन लास्ट में एक एल्स स्टेटमेंट है कि अगर ऊपर के कोई भी कंडीशंस हमारे सेटिस्फाई नहीं हुए तो लास्ट का जो कंडीशन है वो सेटिस्फाई हो जाएगा। तो सिलेक्शन स्टेटमेंट का बेसिक यही फंडा है, जहां हमें कोई भी स्टेटमेंट को प्रिंट करना है बाय बाय चेकिंग मल्टीपल एक्सप्रेशन, बाय चेकिंग मल्टीपल कंडीशंस, देन उसके लिए हम लोग सिलेक्शन स्टेटमेंट का यूज करते हैं।
देन नेक्स्ट स्टेटमेंट है आपका इटरेटिव स्टेटमेंट्स। इटरेटिव स्टेटमेंट्स बेसिकली उस तरह के स्टेटमेंट्स होते हैं जहां हमें सिमिलर टाइप्स ऑफ स्टेटमेंट को मल्टीपल टाइम्स एग्जीक्यूट करना है, मल्टीपल टाइम्स आउटपुट में लेना है। उसके लिए हम लोग को इटरेटिव स्टेटमेंट्स का यूज करना पड़ता है, जहां पे हम लोग को सेम टास्क मल्टीपल टाइम्स एग्जीक्यूट करना है, मल्टीपल टाइम्स सेम रिजल्ट हमें चाहिए। एक ही रिजल्ट हमें बार बार अगर चाहिए किसी प्रोग्राम में, तो उसके लिए हम लोग इटरेटिव स्टेटमेंट्स का यूज करते हैं। इटरेटिव स्टेटमेंट्स को यूज करने के लिए तीन टाइप के फॉर्मेट को हम लोग यूज करते हैं। फर्स्ट है अपना फॉर लूप, देन डू वाइल लूप, देन वाइल लूप। ये तीन टाइप को स्टेटमेंट को यूज करके हम लोग आसानी से कोई भी इटरेटिव स्टेटमेंट्स को क्रिएट कर सकते हैं। जैसा कि आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा फॉर लूप स्टेटमेंट। यहाँ पे क्या हो रहा है, एक फॉर लूप है जहाँ पे सबसे पहले हम लोग एक इनिशियलाइजेशन है, जहाँ पे हम लोग सबसे पहले डिक्लेयर करते हैं कौन सा वेरिएबल इनिशियलाइज करना है, किसके लिए लूप को हमें क्रिएट करना है। लूप बेसिकली क्या होता है, लूप दैट मीन्स कि ऐसा चीज जो बार बार एग्जीक्यूट हो, जो बार बार एग्जीक्यूट करे कोई कंडीशन को चेक करके। देन नेक्स्ट आपका सेमी कॉलन के बाद एक कंडीशन है जहां पे हम लोग कंडीशन चेक करते हैं। देन इंक्रीमेंट, दैट मीन्स एक बार एग्जीक्यूट होने के बाद उसका वैल्यू इंक्रीमेंट हो जाए या डिक्रीमेंट हो जाए, देन नेक्स्ट टाइम वो अदर रिजल्ट को अदर रिजल्ट को प्रिंट कर सके। उसके लिए हम लोग लूप स्टेटमेंट का यूज करते हैं। वैसे ही तीन टाइप का लूप स्टेटमेंट है, जहां पे हर एक लूप स्टेटमेंट का अलग अलग सिंटेक्स है। किसी में फॉर लूप में हम लोग एक ही लाइन में सभी चीज चेक कर लेते हैं, इनिशियलाइजेशन, कंडीशन सब एक लाइन में हम लोग इनपुट कर सकते हैं। वहां पे सेकंड वाइल लूप में क्या करते हैं, हम लोग पहले कंडीशन स्पेसिफाई करते हैं, उसके अकॉर्डिंग हम लोग जो भी स्टेटमेंट है उसको प्रिंट करते हैं। देन नेक्स्ट है डू वाइल लूप, जहां पे एटलीस्ट एक टाइम तो हमारा स्टेटमेंट प्रिंट होगा ही। एक टाइम स्टेटमेंट प्रिंट होने के बाद ही उसमें कंडीशन चेक होगा, और नेक्स्ट टाइम जब भी स्टेटमेंट दूसरा एक्सप्रेशन एग्जीक्यूट होगा, दूसरा स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा, देन दैट टाइम हमारा वाइल कंडीशन, जो भी हम लोग सिंटेक्स स्टेटमेंट यूज कर रहे हैं वो यूज होगा, वो चेक होगा। तो इटरेटिव स्टेटमेंट का बस यही फंडा था, जहां पे एक ऐसा स्टेटमेंट को प्रिंट करना है जो कि मल्टीपल टाइम्स एग्जीक्यूट हो रहे हैं, तो उसके लिए हम लोग इटरेटिव स्टेटमेंट्स का यूज करते थे। देन नेक्स्ट है आपका अनकंडीशनल ब्रांचिंग। अनकंडीशनल ब्रांचिंग को हम लोग जंपिंग स्टेटमेंट भी बोलते हैं। इसमें बेसिकली क्या होता है कि मान लो कि आपका प्रोग्राम फ्रीक्वेंटली एग्जीक्यूट हो रहा है, और वन बाय वन हमारे प्रोग्राम एग्जीक्यूट करते करते बीच में से आपको कहीं एग्जिट करके किसी और लोकेशन में प्रोग्राम को जाना है। तो उसके लिए हम लोग जंपिंग स्टेटमेंट, दैट मीन्स कि एक स्टेटमेंट से वो जंप करके दूसरे स्टेटमेंट पे जा रहा है, तो उसी को हम लोग अनकंडीशनल ब्रांचिंग बोलते हैं। दैट मीन्स कि ऐसा ब्रांचिंग जो विदाउट कोई कंडीशन को स्पेसिफाई किए हुए डायरेक्टली जंप कर रहा है एक स्टेटमेंट से दूसरे स्टेटमेंट पे। तो इस कंडीशनल ब्रांचिंग को अचीव करने के लिए हम लोग गो टू कीवर्ड का यूज करते हैं, जिसकी हेल्प से उस गो टू कीवर्ड के बाद साथ जहां पे हमें जंप करना है उसके लोकेशन को स्पेसिफाई करते हैं, और डायरेक्टली प्रोग्राम के फ्लो से हम लोग डायरेक्ट उस लोकेशन पे स्विच कर जाते हैं। दैट मीन्स कि उस लोकेशन पे जंप कर जाते हैं। तो इसी को हम लोग अनकंडीशनल ब्रांचिंग बोलते हैं। जैसा कि आपको स्क्रीन पे एक एग्जांपल दिख रहा होगा, जहां हमने गो टू स्टेटमेंट को यूज किया है, जहां पे ये टास्क परफॉर्म होने, एक लूप एग्जीक्यूट हुआ, वहां पे सम का टास्क परफॉर्म हो रहा है। देन वहां पे जैसे ही उसने कंडीशन चेक किया उस लूप के बाद कि अगर आई का वैल्यू जो है अपना 5 के बराबर हो, मतलब इक्वल टू 5 हो, देन वो कहाँ स्विच कर जाएगा, अपना एडिशन के टास्क पे। दैट मीन्स यहाँ से डायरेक्ट टर्मिनेट हो जाएगा वो लूप का, जो भी हमारा एग्जीक्यूशन जो भी सीक्वेंस है प्रोग्राम का, वो डायरेक्ट कहाँ चला आएगा, जंप करके एडिशन के टास्क पे चला आएगा। और यहाँ एडिशन में हमने प्रिंटफ नाम का फंक्शन यूज करके उसके वैल्यू को प्रिंट कर दिया है। तो बेसिकली अनकंडीशनल ब्रांचिंग का यही यूज है, जब हमें किसी एक स्पेसिफिक स्टेटमेंट से किसी दूसरे स्पेसिफिक स्टेटमेंट पे जंप करना हो, या चाहे उससे बेसिकली उससे टर्मिनेट तो नहीं होगा, बेसिकली वो जंप ही करेगा, क्योंकि गो टू स्टेटमेंट का काम ही होता है जंपिंग स्टेटमेंट के लिए। जब भी हमें टर्मिनेट करना होता है उसके लिए हम लोग ब्रेक स्टेटमेंट का यूज करते हैं, जहां पे हम लोग उसके एग्जीक्यूशन को रोक देते हैं, प्रोग्राम के एग्जीक्यूशन को। बट अनकंडीशनल ब्रांचिंग में बेसिकली हम लोग गो टू स्टेटमेंट का यूज करके उसे जंपिंग स्टेटमेंट के लिए यूज करते हैं। आज के इस लेक्चर में बस इतने ही टॉपिक्स थे। हर एक टॉपिक्स को मैंने अच्छे से समझा दिया एग्जांपल्स के साथ। हम इस टॉपिक्स में हमने बहुत सारे डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्टेटमेंट्स को देखे, एक्सप्रेशंस को देखे, और हर एक के बारे में हमने
अच्छे से डिस्कस किया और अच्छे से हर एक कॉन्सेप्ट को समझा। और इसके रिगार्डिंग जितने भी नोट्स हैं और डीप में कॉन्सेप्ट हैं वो आपको नोट्स में मिल जाएंगे, जिससे कि आप अपने एग्जाम की बेटर प्रिपरेशन कर सकते हो। और होप करता हूँ कि आपको ये सभी कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ में आ गए होंगे। और लास्ट में जाते समय एक बात और बोलना चाहूंगा, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया योर इंजीनियरिंग फ्रेंड, तो अभी जाके चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर प्रेस करें, जिससे कि आपको कोई भी नए लेक्चर आए उसके नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच सके। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। टेक केयर। बाय बाय।